चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की। तो चलिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज जो है 1.2 का क्वेश्चन किया था। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपका 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको आज हम करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। और दोस्तों, इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करके और इस सब क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारी चीज आप लोगों को समझाया जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको जल्दी से हम लोग फिनिश कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n यानी 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमको एक चीज जांच करने के लिए कह रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, कोई भी प्राकृतिक संख्या हम लोग ले ले, उस पे पावर n है, यानी उस पे कुछ भी पावर दिया हुआ है, किसी भी प्राकृतिक संख्या पे कुछ भी पावर दिया हुआ है, वो जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, इस चीज को हम लोग जांच करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन में 6 पे पावर n दिया हुआ है। क्वेश्चन में 6 पे पावर n दिया हुआ है। एग्जाम में जरूरी नहीं है दोस्तों कि 6 पे पावर n ही आपके क्वेश्चन में रहे। 6 पे पावर n यानी किसी भी संख्या पे पावर n दे सकता है। जैसे आपको 7 पे पावर n दे दे, 9 पे पावर n दे दे, किसी भी संख्या पे पावर n दे सकता है। तो आप लोग रट्टू की तरह पढ़ाई नहीं करें। आप लोग को इसीलिए दोस्तों हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को, चाहे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस पे जो दिया हुआ है कि जांच करना हम लोगों को कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। इसको जानने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम देखिए ऊपर में एक नियम लिखे हैं, एक रूल लिखे हैं, जिस रूल से आपका ये क्लियर होगा कि इसको कैसे जांच करना है और कैसे समझना है। तो चलिए रूल समझते हैं। रूल क्या है, यदि कोई संख्या, कोई भी संख्या है 0 पर समाप्त होना चाहता है, अगर कोई भी संख्या है दोस्तों, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, अगर वो 0 पर समाप्त होनी चाहती है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों, कोई भी संख्या है अगर वो 0 पर समाप्त होना चाहता है तो जब उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो कम से कम एक बार, एक से ज्यादा बार आ सकता है, कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, 2 गुने 5 आना चाहिए। या तो सिर्फ 2 आए नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ 5 आए तो भी नहीं चलेगा, 2 गुने 5 मिनिमम एक बार आना ही चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको किस में जांच करना है, तो हमको 6 पे पावर जो n पे हमको क्या करना है दोस्तों, 6 पे पावर जो n है इसको जांच करना है। तो चलिए, इसका जो मेथड है लिखने का वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो वो सबसे ज्यादा तरीका जो है आपका लिखने का वो ज्यादा महत्व करता है, आपको ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमको 6 पे पावर n पे जांच करना है। तो जांच करना है तो जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो पहले हम लोग यही रूल को लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये नियम लिखेंगे। उसके बाद हमको किस पे करना है, तो अंक देखेंगे 6 पे पावर n पे करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर, फिर देखेंगे कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 आया या ना आया। 2 गुने 5 आया तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है, 2 गुने 5 नहीं आया तो वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बिल्कुल सीधी बात। चलिए हम इसको जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से लगाएंगे कितना होगा हमारा, 1 बार में। ठीक है, हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 बराबर 2 गुने 3 गुने 1। अब देखिए ये जो इसका क्या हुआ दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 आया, नहीं आया। तो ये जो संख्या है 6 पे पावर n, ये पावर n कुछ भी संख्या हो सकती है,
वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो रूल जो है उसके हिसाब से नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे अतः संख्या 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आया। इसलिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर n के लिए। ये बात किसके लिए कही गई है? किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी वो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ये हो गया हमारा तरीका। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? देखिए पहले क्या करेंगे, हम कोई भी अगर संख्या दिया हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसमें हम जांच करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 आया या ना आया। अगर नहीं आया तो लिखेंगे अतः संख्या 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आया। इसीलिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। याद रहे दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे 6 पे पावर n ना देके कोई भी नंबर दे सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। मेथड यही है, अगर 2 गुने 5 आया तो अभाज्य संख्या जो है अभाज्य गुणनखंड में जो है अगर 2 गुने 5 आया तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आ गया तो क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या डैश के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 आया, इसलिए संख्या इतना 0 पर समाप्त होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम छठा क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अब छठा क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है दोस्तों, कि हम लोगों को इस बात को दर्शाना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है वो ये भाज्य संख्या तो है, लेकिन क्यों है। दोस्तों कोई भी चीज अगर होता है तो उसके पीछे एक रीजन होती है। कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे क्या होती है, एक रीजन होती है। किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम जो जानते हैं, पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। ये तो आप लोग सीख गए कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब ये संख्या भाज्य है, लेकिन क्यों है, क्यों है भाज्य संख्या? तो आप लोग एक चीज देखे होंगे। सबसे पहले चलिए आप लोगों को भाज्य और अभाज्य में एक चीज अंतर बताते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी किसी संख्या से ना कटे, तो वो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे 7 लिए, ठीक है, हम 11 लिए, हम 13 लिए। इस सब में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, कि अगर हम 7 को फैक्टर करेंगे तो ये तो 1 से जाएगा 7 बार में, या 7 का फैक्टर करेंगे तो ये 7 से जाएगा 1 बार में। यानी एक और स्वयं के अलावा ये किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगती है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अभाज्य संख्या का जो है मिनिमम 2 गुणनखंड होते हैं। मिनिमम क्या, मैक्सिमम भी 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड होते हैं। कैसे? जैसे एक तो 1 हो गया, दूसरा संख्या स्वयं हो गया। जैसे 7 है तो 1 से लगाएंगे तो 7 बार, यानी 1 गुने 7, यानी 1 और 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या में। ठीक है, और 2 से ज्यादा गुणनखंड किस में होते हैं? तो भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा अन्य और किसी संख्या से भाग लग जाए, जिसमें वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या से भाग लग जाए, तो वो हमारी भाज्य संख्या। जैसे कि 4 में हम किस से भाग लगा सकते हैं? तो 4 में हम 1 से भाग लगा सकते हैं, 4 में हम 2 से भाग लगा सकते हैं, 4 में हम 4 से भाग लगा सकते हैं। यानी 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 4 का फैक्टर क्या सब हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये तीनों नंबर से करता है, यानी 2 से ज्यादा है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या से भी जिसमें भाग लग जाए, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। तो कहने का मतलब 2 से अधिक उसमें फैक्टर है,
भाज्य संख्या में 2 से अधिक फैक्टर है तो वो हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो चलिए इसी भी बेसिस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 नंबर आपको दिया हुआ है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो क्यों होगी भाज्य संख्या, जब उसका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक होगा। अब भाज्य संख्या में सिर्फ 2 फैक्टर होती है, एक से कटता है या संख्या स्वयं से करती है। भाज्य संख्या में क्या होती है कि एक से भी कटती है, स्वयं से भी करती है और अन्य किसी संख्या से भी करती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, भाज्य संख्या। तो इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे, पहले इस नंबर को लिखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो अधिक है उसको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे दोनों 2 13 है, 13 2 बार है तो इसमें हम 13 को बाहर लिखेंगे। हमारा क्या बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, 11 बचेगा, ये गुने में 1 बचेगा और ये प्लस का 1 होगा कि नहीं। 13 बाहर आ गया तो प्लस का 1 यहाँ बचेगा। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 7 11 गुने 7 करेंगे 77 प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 13 गुने 78। अब देखिए दोस्तों 13 गुने 78 लिखे, अगर हम किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं, किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो हम गुने 1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया, 13 गुने 78 गुने 1। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि 2 से अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक फैक्टर होने के बावजूद ये क्या हो गया हमारा, भाज्य संख्या, ठीक है। अतः लिख देंगे दोस्तों, अतः 2 से अधिक गुणनखंड होने की वजह से, 2 से अधिक गुणनखंड होने की वजह से यह हमारा क्या हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड होने की वजह से यह एक भाज्य संख्या है। यह क्या है, भाज्य संख्या है, समझे दोस्तों। तो क्या हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड, अगर 2 ही गुणनखंड रहता तो हमारा क्या हो जाता, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ तक समझ गए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अगला जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग साबित करते हैं। तो अगला संख्या क्या दिया हुआ हमारा, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 5। इसमें क्या करेंगे, तो याद रखिएगा जो ज्यादा बार आया उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, जो ज्यादा बनता है उसको क्या करते हैं हम लोग बाहर कर देते हैं। वही चीज इसमें अप्लाई करेंगे, जो ज्यादा बार आया उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ज्यादा क्या है हमारा, ज्यादा देखिए दोस्तों हमारा 5 है, तो हम 5 को बाहर कर देंगे। क्या क्या बचेगा हमारा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 1 बचेगा और 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा और ये भी 1 हो, 5 बार हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसमें इसको जब हम गुना करेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 बार आ गया, इसके बाद क्या होगा, ये 5 तो बाहर ही है, बचेगा क्या क्या, इसको गुना करेंगे, 6 7 42 हो गया, ठीक है, गुने 4 एकम 4 दिया, 12 दूनी 24 हो गया, ये प्लस का 1, ठीक है। 24 और जब 42 को गुना करोगे दोस्तों, जब 24 और 42 को हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा पता है, ये हमारा हो जाएगा 1008 प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 गुने 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1009 होगा, ठीक है। अब किसी भी संख्या को हम 1 से गुना कर सकते हैं, इससे हमको कोई प्रभाव इस संख्या पर नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये हमारा 2 से अधिक फैक्टर हो गया, 2 से अधिक फैक्टर जिसमें हो गया वो हमारा भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 फैक्टर, 2 से अधिक जहां फैक्टर हुआ वो हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः 2 से अधिक गुणनखंड होने की वजह से, यह एक क्या है हमारा, भाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, यह हमारा भाज्य संख्या है। जहां भी 2 से अधिक फैक्टर दिखे वो हमारा भाज्य संख्या हो गया।
दो फैक्टर रहे मैक्सिमम, तो वो हमारा अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 5 और 6 समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो लास्ट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा दोस्तों? 7। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है इसमें, चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलिए समझाते हैं। मान लीजिए एक मैदान है, ठीक है दोस्तों, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी ये मैदान है, इसके अंदर जो है ये गोल जैसा एक क्या है, पथ है। ठीक है, उसके बाद इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सोनिया है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सोनिया है, और उसके बाद एक रवि है, इसको इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये सोनिया है और इसी स्थान पे रवि है, क्या है दोस्तों, रवि। ठीक है, और क्या कर रहा है दोस्तों, इसी स्थान पे क्या हमारा रवि है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि ये जो स्थान है, यहां से एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। यानी रवि भैया जो है हमारे बहुत फास्ट दौड़ते हैं। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, और ये दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से और एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए कितने समय बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी वो दोनों जिस स्थान से चलना शुरू किए थे उसी स्थान पे दोनों सेम स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे। एक बात देखिए दोस्तों, सब इंसान जो है अपने क्षमता के अनुसार सब में अलग अलग टाइप की क्षमता होती है। मान लीजिए कि रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक स्थान पर नहीं मिलेंगे। इत्तेफाक है दोस्तों, कभी ना कभी वो दोनों एक स्थान पे एक दूसरे के साथ हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये इत्तेफाक है। लेकिन हमको क्या पता करना है, इस क्वेश्चन में हमको पता करना है कि न्यूनतम वो समय जिस समय पर वो दोनों एक स्थान पर, यानी जरूरी नहीं कि एक ही बार आमने सामने, एक ही बार एक दूसरे के साथ रहेंगे, जरूरी नहीं कि एक ही बार अपने स्थान पर मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है, कितने बार भी मिल सकते हैं। अब दोनों दौड़ रहा है, जरूरी तो थोड़ी है कि जिस स्थान से दौड़ना प्रारंभ किया तो उस स्थान पे एक ही बार मिलेंगे, कितने बार भी मिल सकते हैं। लेकिन हमको हर बार का नहीं बताना, हमको वो न्यूनतम समय बताना है जिस समय में वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो जहां भी न्यूनतम निकालने की बात है, जहां भी न्यूनतम की बात आती है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, यानी न्यूनतम दूरी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, रवि कितना देर में दौड़ता है दोस्तों, रवि 12 मिनट। ठीक है, सोनिया कितना, तो 18 मिनट। ठीक है, अब रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमको वो न्यूनतम समय बताना है जिस समय वो दोनों एक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर जहां से वो दोनों दौड़ना शुरू किए थे वहां पर मिलेंगे। तो क्या होगा वो न्यूनतम समय, तो न्यूनतम की बात है तो सीधा एलसीएम निकालेंगे। तो हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे दोस्तों एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो निकालिए 12 का एलसीएम, 2 से लगाएंगे 6 बार में और 2 से लगाएंगे तो 3 बार में। ठीक है, 18 में 2 से लगाएंगे तो 9 बार में, 3 से लगाएंगे तो 3 बार में। ठीक है, इसे निकालते हैं। यहाँ से 12 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 गुने 2 गुने 3। 18 बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 2 गुने 3 गुने 3।
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे और जो बच गया उसको भी ले लेंगे। तो इसमें देखिए 2 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 ले लिए एक बार और दोनों में 3 कॉमन है तो 3 ले लिए। अब हमारा क्या बच गया, 2 और 3 बच गया, इसको भी हम लोग साथ में ले लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो करेंगे दोस्तों 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो ये जो 36 आया हम क्या लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट के बाद वे दोनों, कौन दोनों, तो रवि और सोनिया, वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे, यानी 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर क्या होगा, पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी के लिए हो गया, जरूरी नहीं कि वो एक बार मिलेंगे, वो बहुत बार भी मिल सकते हैं। तो पहली बार यानी न्यूनतम समय, यानी पहली बार वो दोनों एक स्थान पर कितने देर बाद मिलेंगे, तो उसके लिए हम लोग न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। रवि को लगता है 12 मिनट, सोनिया को लगता है 18 मिनट, तो 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा उतनी समय बाद ही वो दोनों, मतलब एक प्रारंभिक स्थान पर उतने समय बाद में ही वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये एक्सरसाइज खत्म होती है दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।